हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आपके अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, यानी हिंदी मीडियम में रिव्यू होने वाला है एनसीईआरटी का आपका। बच्चों, आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं बोर्ड क्लासेस की तो एनसीईआरटी को भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम रिव्यू करेंगे और साथ के साथ इनके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे, और जो आपके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन यानी पाठ के मध्य के और आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको भी करते चलेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं, उसका रिव्यू करते हैं बेसिक। तो बच्चों, आप दैनिक जीवन में अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी परिस्थितियां आपको देखने मिलेंगी। कैसी कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील आदि को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ने पर उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपका जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन होना शुरू हो जाता है। भोजन पकाया जा सकता है अगर उसमें तापमान दिया जाए तो, और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को अगर हम प्रारंभिक प्रकृति की पहचान करें तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक प्रकृति से अंत जो हो रहा है इनका, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हमको देखने को मिला है। और पदार्थ में हम पहली पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हम देख सकते हैं। अब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कह देते हैं उसे, कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें लोहे में जंग लगना, ये क्या है बच्चों, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि जब हम लोहे को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वो होती है बच्चों। अब इसे समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा हम क्रियाकलाप भी कर लेते हैं। क्रियाकलाप में करना क्या है बच्चों, आपको मैग्नीशियम रिब्बर लेना है। मैग्नीशियम रिब्बर को पहले साफ करना है। साफ क्यों करते हैं ये भी आपको प्रश्न में जानने को मिलेगा। तो इसे साफ करने के बाद बच्चों हमें इसे क्या करना है, चिमटे से पकड़ना है और उसे जलाना है। तो जब हम जलाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों मिल रहा है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बेसिकली हो रहा है बच्चों आपका कि जो मैग्नीशियम है यानी मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के कारण वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और ये अभिक्रिया के कारण होता है। ऐसा एक और क्रियाकलाप हम देख सकते हैं बच्चों, क्रियाकलाप 1.3। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमको एक फ्लास्क पे हमको क्या करना है, आपका जो जिंक के दानेदार जो चीजें हैं, छोटी छोटी दाने हैं, उनको हमको डालना है किसमें, एक फ्लास्क में। उस फ्लास्क में डालने के बाद उसमें हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। तो जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कि जो हाइड्रोजन गैस है, यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दानेदार जस्ता या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ये अभिक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, जो आपका धातु अधातु वाला भाग है उसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो ये एक बेसिक अभिक्रिया है, कुछ बेसिक अभिक्रिया है जिससे हमें क्या पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है। अब इन सब अभिक्रियाओं में हम कुछ बेसिक परीक्षण है, कुछ बेसिक क्रियाकलाप है और कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकलना या उत्सर्जन, निकास या उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, कि हमारे आसपास हम इस तरह के परिवर्तन देखते हैं और इसे ही हम क्या कह देते हैं, विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया तो होगी, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण बच्चों हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है। पहला लिख लेते हैं शब्द समीकरण, जिसे बोलते हैं बच्चों। तो शब्द समीकरण में हम क्रियाकलाप 1.1 के ही ले लेते हैं बच्चों। उसमें हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, तो ये हो गया आपके अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हो गया आपका उत्पाद। यानी अभिकारक कौन से हो गए, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उत्पाद क्या हो गया, जो आपका अभिक्रिया होने के बाद चीज बनी। और इसको भी हम LHS यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड के द्वारा हम दर्शा सकते हैं बच्चों। अब जब हमने क्या देख लिया, ये हो गया आपका शब्द समीकरण बच्चों। अब इसमें
एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, इसमें जमा का निशान लगा हुआ है। जमा का निशान किस लिए लगा हुआ है? क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ जुड़ करके कोई चीज़ बना रहे हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को हमें सबको पता है कि दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला हमने देखा था बच्चों शब्द समीकरण, और दूसरा होता है आपका रासायनिक सूत्र के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखना। तो रासायनिक सूत्र में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, प्रतीकों का। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया और ये आ गया आपका MgO। अच्छा, यहाँ पे भी आपको देखेंगे कि हमने दोनों साइड में दोनों चीज़ों को, सभी तत्वों को लिख दिया है। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करने की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ी है, वो है आपका बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी ये दोनों साइड में जो द्रव्यमान संख्या है वो अभिकारकों की और उत्पाद की बराबर होगी। इसे समझने के लिए बच्चों हमने क्या किया, पहले एक शब्द समीकरण लिखा। ये शब्द समीकरण हो गया क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल किया है हमने उसमें। फिर उसके बाद इसे रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा दिया गया। अब जब रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा दिया गया इसे, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम इसमें से जो इसके अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या है और उत्पाद की संख्या है उन्हें लिख लेंगे। तो जिंक Zn, H, S और O के परमाणुओं की संख्या जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों साइड में ये संख्या बराबर है। यानी Zn की 1-1, H की 2-2, S की 1-1 और O की 4। तो जब ये सारी संख्या बराबर होगी तो हम क्या कह देते हैं कि ये रासायनिक समीकरण कौन सी, ऊपर वाली रासायनिक समीकरण हमारी हो गई बराबर। अब बात करते हैं एक और को, जो है रासायनिक समीकरण को देखते हैं। इसको हम प्रयास करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बच्चों। तो इसमें कुछ बेसिक हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। चरण 1 में क्या करना है बच्चों, हमें रासायनिक समीकरण को लिखना है और उसको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ। फिर क्या करना है, दूसरे चरण में हमें क्या करना है बच्चों, इसके जो उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या है उसकी सूची बनानी है। यानी Fe में कितने हैं, H में कितने हैं और O में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, और RHS यानी उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। इसको करना है कंप्लीट। जब ये कंप्लीट कर लेंगे बच्चों हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर किसके पास है। तो यहाँ पे हमें 4 और 3 ये सबसे बड़े नंबर मिल रहे हैं। तो इससे हमें अभिकारक साइड और उत्पाद साइड दोनों को साइड को बराबर करना है। यानी जो आपका H2O वाला है और Fe3O4 है, क्योंकि ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीजन इधर Fe3O4 में है और इधर की साइड में किस में है, H2O में है खाली। तो इन दोनों को पहले हमें बराबर करने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें H को, ऑक्सीजन का नंबर 4 है तो इधर ऑक्सीजन को 4 लिख देंगे। यानी हम लिख देंगे 4H2O, सीधे सीधे किसी भी समीकरण में और चीज़ में छेड़खानी किए बिना 4H2O लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें कुछ इस तरह का समीकरण मिल जाएगा। यानी Fe4H2O, Fe3O4 और H2। अब हम देखेंगे बच्चों हमारा जो Fe3 है वो इधर भी असंतुलित सा महसूस हो रहा है उसे, और H2O तो हमारा असंतुलित है ही। तो इन्हें भी हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे बच्चों। इन्हें कैसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी जो आपकी संख्या है हाइड्रोजन की वो हो गई है कितनी, 8। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4H2O कर देना है। ठीक है, अब 4H2O कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 8 संख्या है। तो इधर की साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2 करना पड़ेगा। ये करेंगे हम तो हमें ये वाली साइड यानी आपकी इधर वाली साइड अभिकारक साइड और उत्पाद साइड हो जाएगी बराबर। ठीक है बच्चों, यानी हमने क्या कर दिया, जो पहली चीज़ थी हमारी 4H2 हमने किया था उससे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को बराबर कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है Fe की, क्योंकि Fe3 है यहाँ पे, यानी कि जो आयरन की संख्या है वो 3 है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे सीधे सीधे Fe3 लिख देना है। फिर हमें लिखना है
H2O, जैसे कि हमने छेड़खानी नहीं करनी है किसी और चीज़ में, क्योंकि ये बैलेंस करते आगे हम। और फिर लिखना है Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये सब लिखने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगी बच्चों? हमें इक्वेशन मिलेगी ये वाली। अब जब ये इक्वेशन मिल गई तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सारी संख्याएं संतुलित हो गई हैं। कैसे, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास 3 Fe हैं, तो यहाँ पे 3 Fe हैं, ठीक है बच्चों। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 दूनी 8, तो ये 4 दूनी 8 हो गए हैं। फिर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है, तो यहाँ पे भी 4 हो गई है। तो ये सारे जो हमारे चीज़ें हैं, यानी Fe, H और O, हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा, ये विधि द्वारा हमने इन्हें बराबर कर लिया है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका चरण जिससे हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है बच्चों। चीज़ क्या ध्यान रखनी है बच्चों? कि हम इसकी अवस्थाओं को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि वो सॉलिड है S द्वारा, यानी ठोस है, द्रव्य है या गैस है, इनको दर्शा सकते हैं। S के सॉलिड के S के द्वारा सॉलिड या ठोस को, आपके L के द्वारा द्रव्य या लिक्विड को, और जो आपका गैस है उसे G द्वारा दर्शा सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका तीर का निशान है, इसके ऊपर हम विशिष्ट जो हमारी भौतिक जो अवस्थाएं जरूरी होती हैं या भौतिक चीज़ें जरूरी होती है, जैसे आपका तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, दबाव जिसे बोलते हैं, या प्रेरक हो गया, उन सभी को हम इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल आपको जो देखने को मिलता है कॉमनली, वो कौन सा है बच्चों? आपका ये वाला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान, यानी 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होगा तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और पानी मिलेगा बच्चों। ये आपका संतुलित समीकरण है बच्चों। अब बच्चों बात आती है आपके किसकी? क्वेश्चन आंसर की। तो इसे हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।